और अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से, जहां पर हाल ही में राजनाथ सिंह का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं कि मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। बीते बुधवार लखनऊ के अशोक लीलैंड में एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन समारोह किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे, जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। साथियों, मुझे बताया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही 75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं राजधानी लखनऊ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में खड़े विवाद को लेकर भी बात हुई और पूरा मामला उस समय का है जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तकरार देखने को मिली। दिसंबर 2025 में सामने आए लव जिहाद और कथित धर्मांतरण प्रकरण से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसकी जांच को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आए हैं। अपर्णा यादव ने कॉन्फ्रेंस के जरिए केजीएमयू पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रशासन की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि केजीएमयू प्रशासन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिए हैं। की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए, मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मान पूर्वक बात करने आई थी, तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर? जरा प्लीज बाहर आइए भैया, आप लोग थे, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग के पत्र लिखने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि संभावित हालातों को देखकर अखिलेश यादव बौखला चुके हैं और वो रोज नए नए आरोप लगाकर चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें तो बड़ी संख्या में लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो अपना नाम मतदाता सूची से जुड़वाएं। संभावित हार को देख करके अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं कि रोज नए नए बयानों के साथ रोज अफवाहें लेकर के निर्वाचन आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की हर तरह की चेष्टा कर रहे हैं। अब जानबूझ करके दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डराने के लिए नया सिगुफा छेड़ रहे हैं। जिनके नाम कट जाएंगे उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये झूठ है, बकवास है। सभी मतदाताओं से अपील करनी चाहिए, बड़ी संख्या में वो अपने फॉर्म 6 भर करके अपने मतदाता सूची में नाम को जुड़वाएं और अपने पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट्स को यह आग्रह करना चाहिए कि वो घरों से निकल करके लोगों के बीच तक जाएं, इस मतदाता सूची को ठीक कराने की चेष्टा करें। लेकिन उनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, केवल झूठ फैला सकते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके बार बार अफवाहें फैला रहे। तो वहीं यूपी के सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधानसभा प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने कड़ाके की ठंड के बीच समाज सेवा और जनसंपर्क अभियान चलाया। विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मानपुर सिकरी के कई गांवों को लेकर उन्होंने गरीबों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किया और लोगों से सीधा संवाद किया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी बताई। ग्रामीणों ने कहा कि नदी का पुल न होने से आम जनमानस को काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि सड़क अत्यंत जर्जर होने के कारण आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही कई पात्र जो है वो दिव्यांगों और गरीब परिवारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब तक न मिलने की बात भी रखी है। प्रदेश महासचिव ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं को शीघ्र ही जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और समाधान के लिए ठोस
ठोस पहल भी की जाएगी। और इस दौरान प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। 148 विधानसभा क्षेत्र लहरपुर का प्रभारी मेरे द्वारा लगातार दिसंबर माह से कम्बल वितरण किया जा रहा है विधानसभा क्षेत्र में, और गरीब जनता की समस्याएं सुनी जा रही हैं। जबकि मेन सबसे बड़ी समस्या विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के विकासखंड सकरन में एक चौका नदी है, जिस पर पुल का निर्माण न होने से गरीब जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नंबर दूसरी बात यह है, जो विकलांग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उनको अभी तक आवास नहीं मिले हैं। इन सभी कई मुद्दों को जनता द्वारा बताया गया है। जल्द ही इन मुद्दों को जिला प्रशासन और तो वहीं बदायूं से एक बार फिर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को सड़क किनारे गेहूं के खेत में फेंक दिया। लोगों ने नवजात बच्चों को एक काले रंग के थैले में सड़क किनारे गेहूं के खेत में पड़ा हुआ देखा। नवजात बच्चों की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खबर सुनते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और मौजूदा लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला जरीफनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं सिकोहाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 24 साल की गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने माया देवी हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मृतक की पहचान सिकोहाबाद के कटरा मीरा निवासी तबस्सुम पत्नी शाहरुख के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि तबस्सुम 9 माह की गर्भवती थी और अचानक से तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सिकोहाबाद स्थित माया देवी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई है, जिससे महिला की हालत बिगड़ती चली गई और उसे 2 इंजेक्शन लगा दिया गया। इससे उसे घबराहट होने लगी। हालत गंभीर होने पर परिजन तबस्सुम को फिरोजाबाद के एक निजी ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। उन्होंने दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के सख्त कार्रवाई किए जाने की बात की है। ऐसे में सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कौशाम्बी और हरियाणा के 2 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया है और ये अपराधी ग्रामीणों को झांसा देकर बैंकों में खाता खुलवाना और उनसे पैसा हड़पते थे। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से एक गाड़ी, 3 मोबाइल फोन, बैंकों के चेक बुक और 17 सिम, 21 एटीएम कार्ड और गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके आगे की जानकारी जो है वो जुटा रही है। पकड़े हैं, जिनके बारे में पूरा जब छानबीन किया गया, पूछताछ किया गया, तो पता लगा कि ये जो है जो जनपद कौशाम्बी के कुछ लोगों का जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, उनको लालच देकर, बला फुसलाकर भोले भाले लोगों को उनका खाता खुलवाया है, उनका अकाउंट खुलवाया और उनके अकाउंट में जो साइबर फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब उस खाता धारक को कब्जे में लेकर, हिरासत में लेकर बातचीत की गई, पूछताछ की गई, तो पूरा मामला सामने आया। ये खाता तो किसी के कहने पर, लालच में उसने खाता खुलवाया था और इनसे पूछताछ पे ही पता लगा कि दूर दराज लोगों का खाता खुलवा देते हैं और जो भी साइबर फ्रॉड के बाद जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसी खाते में चला जाता है। ये अपना खाता, अपना नंबर इसलिए नहीं देते कि ये पकड़े जाएंगे और आगे फिर इस तरह का फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पकड़े जाए तो वो बता भी न पाए कि ये पैसा कहाँ से आया उनके पास और किसने किया है, और उनका नाम पता भी कहीं से सामने नहीं आएगा। और ये तो इसमें चूंकि जो ये खाता खुलवाया था लोकल यही कौशाम्बी का रहने वाला था, जिसकी पहचान थी, उसी
तो वहीं मथुरा जनपद के गोवर्धन रोड स्थित अमर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद होने की सूचना सामने आई है। सूचना मिलते ही क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल बन गया। मौके पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और सैकड़ों गौ रक्षक भी एकत्रित हो गए। खबरों की माने तो जिस मकान में मांस छुपा कर रखा गया था उसके आसपास स्थिति और मकानों में भी मांस छुपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस और गौ रक्षकों के मौके पर पहुंचते ही भनक लगते ही कुछ लोगों ने मांस को केरोसिन डालकर उसे खत्म करने की कोशिश की। वहीं कथित तौर पर पेट्रोल डालकर भी आग लगाने का प्रयास किया गया है। घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और साथ ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संदिग्ध मांस का स्रोत और उसकी प्रकृति और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। मैं कहना चाहूंगा ये गाय नहीं कटी है, देश की आत्मा को आहत किया गया है और देश की आत्मा जब आहत होती है तो बड़ा कष्ट होता है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए बीच हिंदुओं में ये सब कटान हो रहा है हमारा, जिसमें हमारी भक्ति भाव, जिसमें हमारी आस्था टिकी हुई है और उसी चीज को ये छींट कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत देखो कितनी हिम्मत बढ़ रही है। अगर ये हिम्मत नहीं रुकी तो हम सब लोग इस हिम्मत को रोकने का काम करेंगे। यहाँ मामला ये हुआ है कि अभी सूचना मिलती है हमको कि अजय नगर में गाय काटी जा रही है, तो हमने आके उस देखा तो उन्होंने घर में से गायब कर दिया है। कुछ थोड़ा सा करीब 10-15-20 किलो मिला है, उसे प्रशासन ले गई है चेक करने के लिए। अब प्रशासन लैब चेक कर रही है, उसे पता पड़ेगी कि गाय का है या किसका है। 100% हमारे जितने भी भाई गौरक्षक हैं उन्होंने सबने देखा है, सबने बताया है कि गाय का कट रहा है। मामला ये हुआ है, यहाँ पर एक घर में गाय काटी जा रही है। हमारा प्रशासन भी कुछ मतलब बोरे यहाँ से उठा के ले गया है, उसके बावजूद भी हमने देखा है तो यहाँ पर पैकिंग भी है, कुछ जैसे वो पॉलीथीन में पैकिंग है, कुछ कट्टे भी हैं। अब भी मांस यहाँ पर बरकरार है, तो यहाँ पे समाज इतना अलर्ट है इस चीज को लेके, गौ माता को लेके आए दिन रोजाना पकड़ी जा रही है, रोजाना दंगे फसाद भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला अजय नगर का है कि यहाँ गाय काटी जाती है। पहले हमने एक बार भी पकड़ा था वो लड़का, तो हमने मांस पकड़ के ले गए थे, लेकिन यहाँ पकड़ लाया इसको तो मांस उन्होंने गायब कर दिया था पहले भी। अब के मांस बरामद हो चुका है तो हमने इसको लैब में भेज दिया गया है। अब लैब में चेक करने के माध्यम में फिर इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी दी थी, पुलिस को जानकारी दी थी, पुलिस आई थी आयु थाने से, तो वो आपके पूरे मांस को उठा के ले गई है और वो पंजे थे उसके खुर, उनको भी उठा के ले गई है। 10-12 खुर थे, उनको भी साथ में उठा के ले गई है। पुलिस ने कितने लोगों की गिरफ्तारी की? अभी 2 गिरफ्तार की है, एक लेडीज को, एक जेंट्स को किया। ब्रजभूमि में जहां भगवान कृष्ण ने महाराज किया है, रासलीला की है, माँ कंचोरी लीला की है, उस ब्रजभूमि गोलोक भूमि में जिस प्रकार मांस पकड़ा जा रहा है, लफ्ज़ आदि घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। सभी संत समाज इस घटना की निंदा करता है और सरकार से आग्रह करता है कि ऐसे लोगों पर कठोर। तो वहीं संभल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों जंगल में एक युवक के शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी गुत्थी अब सुलझ चुकी है। मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों और पिटाई का बदला लेने के लिए युवक की हत्या की गई थी, जिसे बाद में सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी के पीछे 4 साल से एक युवक से अवैध संबंध थे। जब मृतक को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और इसी को बदला लेने के लिए नेहा ने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर युवक को हत्या की योजना बनाई और हत्या के बाद से शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन माचिस न मिलने पर इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। मृतक के बड़े भाई की शिकायत के बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जनपद संभल में 2 तारीख की सुबह को थाना जुनवाई क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उस पर एसओ अखिलेश के द्वारा मौके पे जाके मौके को मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम और सभी लोगों के द्वारा एविडेंस इकट्ठे किए गए, लेकिन शव की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद में एसएचओ द्वारा और जनपद पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए। इसके पोस्टर छपवाए गए, अन्य अगल बगल के जनपद में भी उसके पोस्टर चस्पा किए गए। उसके बाद में शव की पहचान हुई। शव की पहचान के बाद में पता चला
कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ, जिसके अंदर उसका गला घोंटने, उसकी रिब्स के फ्रैक्चर होने और भी शरीर के अन्य भाग पर चोट होने के कारण पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज़्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहरा। तो वहीं संभल क्षेत्र में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस हत्याकांड में पूर्व सपा ब्लॉक प्रमुख रवि यादव और उनके पिता महेश यादव सहित कुल 9 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और पुलिस जांच में सामने आया है कि आर्थिक लाभ के लालच में ये हत्या की बड़ी साजिश रची गई थी। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में बंद एक अपराधी को काम पर रखा और खतरनाक केमिकल से बना जहरीला इंजेक्शन तैयार करवाया और उसी जहरीले इंजेक्शन के जरिए बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले की गहनता से जांच कर रही थी। सारे सबूत मिलने के बाद से पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन आरोपियों के अवैध संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पिछले साल गुलफाम सिंह यादव नामक व्यक्ति की इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करके उनकी डेड बॉडी में पॉइजन से उनकी हत्या हो गई थी। उस हत्या में पुलिस के द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद में एक बहुत अच्छा खुलासा किया गया। उस खुलासे के बाद में उस गैंग में जितने भी लोग संलिप्त थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई। उन सभी लोगों के खिलाफ FSL से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद चार्जशीट लगा दी गई है। उस गैंग में जितने भी लोग थे, जिन लोगों के द्वारा अपने आर्थिक लाभ के लिए इस हत्या को कारित किया था, कुल 9 लोगों के खिलाफ है वो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम 1986 के तहत गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनमें से कई लोग हैं अभी जेल में हैं। जो लोग बाहर हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा और इन लोगों के द्वारा इस तरीके के कृत्य करके पूर्व में भी हत्या कारित की गई है। इस तरीके के कृत्य से जराइम की दुनिया से जो भी धन कमाया गया है उसको भी सीज किया जाएगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी इसमें जी महेश यादव नाम के व्यक्ति पर भी इसमें गैंगस्टर। तो वहीं सीतापुर में SP अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर ASP आलोक सिंह ने टीम बनाकर एक बड़ा खुलासा किया। टीम ने 100 करोड़ की GST चोरी करते 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी जो है वो प्लाईवुड फैक्ट्री में अलग अलग फर्जी फॉर्म बनाकर GST चोरी का काम करते थे। SP ने कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद सीतापुर में बड़ा अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी GST माफिया जो है उसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर GST की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें ITC जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था ताकि उनके ई-वे बिल जनरेट हो और रास्ते में चेकिंग प्रॉपर ना हो पाए। उनकी अंडर वैल्यूइंग की जा रही थी, माल ज़्यादा रह रहा था और बिल कम दाम का काटा जा रहा था ताकि टैक्स की बचत हो। और फाइनली जब वो फर्मों पे टैक्स लाइबिलिटी पड़ती थी GST की या किसी और इनकम टैक्स की, तो उसको भुगतान नहीं किया जाता था क्योंकि वो किसी और आदमी के नाम पे KYC करवा के उन फर्मों को, फर्जी फर्मों को, जिनको हम शेल कंपनी बोलते हैं, उनको क्रिएट किया गया था। तो इसका भांडाफोड़ किया गया। देखिए, गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 योजना भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करेगी और इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है ताकि ये विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो सके और इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलने वाले निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन किए गए हैं, यानी कि 25% की वृद्धि तथा खेतीहर कार्यों के लिए 60 दिन काम के लिए आरक्षित किए गए हैं और इस प्रकार 185 दिनों की काम की गारंटी है और ये कानूनी रूप से तय मानक अधिकार बन चुका है और इस योजना में किसान का विशेष ध्यान रखा गया है। 2047 का लक्ष्य है हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांवों को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से भी जोड़ा जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक अभूतपूर्व बिल है और इसके पारित हो जाने से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा और भारत को जो प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है
कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित भारत के लिए ये ग्राम रूरल एश्योरेंस फॉर मिनिमम ग्रोथ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी योजना, मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है और इससे हम सब बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन के उभरेंगे। 2007 तो वहीं पुलिस टीम ने नकाबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से भारी मात्रा में माल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस अभियुक्त वाराणसी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त वरुणा जॉन के पर्यवेक्षण और साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है और 8 जनवरी 2026 को रात के करीब 12 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से पीले धातु और सफेद धातु के आभूषण, सिक्के, चम्मच, बर्तन, नगद सहित घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। देखिए, थाना लालपुर पांडेपुर क्षेत्र में जानकीपुर लम्ही क्षेत्र में एक बंद पड़े मकान से 2025 की 31 दिसंबर को रात में एक चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसको जो है 3 तारीख को थाना लालपुर पांडेपुर पे एक एप्लीकेशन वादी के द्वारा दिया गया। वादी जो है वो मुथूट फाइनेंस में एक कैशियर के रूप में कार्यरत हैं और उसकी मुकदमा उसमें पंजीकृत किया गया और दिनांक 8 जनवरी 2026 को जानकीपुरम चौराहे के पास से इन 4 अभियुक्तों को मैं सामान, जिसमें लगभग 100% रिकवरी हो गया है, सोने का कुछ जो सामान था और जिसमें कंगन भी थे, बिछिया भी थी और सामान था और लगभग 100% रिकवरी है। कैश में से उन्होंने कुछ पैसा उन्होंने खर्च किया है। देखिए, थाना वहीं वाराणसी के थाना बड़ागांव क्षेत्र में युवक समीर सिंह की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। गोमती जोन पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2025 को दयालपुर गांव के पास शाम करीब 6 से 7 बजे झगड़े के दौरान रामू यादव को गोली मारी गई थी और उसी दौरान भागते समय आरोपियों ने एक अन्य युवक समीर सिंह को भी गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अभियुक्त के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया और मामला जो है वो काफी गंभीर था, क्योंकि मृतक और घायल के बीच कोई भी आपसी संबंध नहीं था। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार के अनुसार कार्रवाई करती हुई नजर आई, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। 2025 को थाना बड़ागांव क्षेत्र में दयालपुर नामक गांव के पास एक घटना हुई थी, जिसमें 6-7 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मारने की बात सामने आई थी। इसमें एक समीर सिंह नाम के बालक की दुखद मृत्यु हुई थी, साथ ही एक रामू यादव नाम का व्यक्ति था, वो घायल हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके अनावरण के लिए लगातार टीमें गठित की गई थी, लगातार प्रयास किया जा रहा था। घटना बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि इसका मोटिव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या ये अचानक की हुई घटना है या व्यावसायिक रंजिश में है या पुरानी कोई और रंजिश है। तो तमाम एंगलों पर हम लोग काम कर रहे थे। उसी के क्रम में घटनास्थल के पास एक घर में हमें एक महत्वपूर्ण वीडियो एविडेंस मिला। एक कैमरा लगा हुआ था, जिसमें वीडियो स्पष्ट नहीं था, परंतु ऑडियो रिकॉर्डिंग वहाँ की बहुत महत्वपूर्ण थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमें कुछ नाम मिले जिनको संदिग्ध मानते हुए उन पर काम करना शुरू किया गया और जो मैनुअल जो इनपुट होता है मुखबिरात के आधार पर, उसमें हमें मालूम चला कि इस नाम के कुछ व्यक्ति हैं जो अपराधी हैं, उन पर काम करना शुरू किया गया, जिसके बाद आज दिनांक 9 तारीख को घटना में शामिल 3। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।